लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे होपफुली। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एट व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग। अगर हम बात करें कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होंगे। ये आपको एज का तो आइडिया है ही, ये 7 वर्ष के आसपास तक की उम्र होगी, 3 से 7, 2 से 7 कहीं, अगर पियाजे की थियरी भी आपने पढ़ी है तो। और यहाँ पे पूछा क्या है, एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग, यानी खुद का क्या फायदा होगा किसी काम को करने में, ये देखते हैं वो। अच्छा ठीक है, देखते हैं खुद का मेरा क्या फायदा होगा। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट कौन सी स्टेज है? एट दी सेकेंड स्टेज इन दी फर्स्ट लेवल, टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। मेरा टिफिन खाया तो तुमको भी कल अपना टिफिन खिलाना पड़ेगा, है ना, बदले में मुझे क्या मिलेगा, बाहर दुकान से सामान क्यों लेके आऊं, मुझे क्या मिलेगा। तो ये कौन सा स्तर है? टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज, मुझे क्या मिलेगा, है ना, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन कह देते हैं इसको हम। ठीक, मेरा क्या फायदा, मैं क्यों करूं कोई काम, है ना। 5 चलो अपनी भी एक चॉकलेट ले आना, इसलिए घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, बिस्किट नमकीन कुछ तो ले आओ यार, हाँ चॉकलेट लानी है तो मैं ले आऊंगा, मेरा क्या फायदा है, सेल्फ इंटरेस्ट, है ना। म्यूचुअल इंटरेस्ट की भी नहीं, म्यूचुअल एक्सचेंज की बात, मुझे क्या मिलेगा बदले में। ठीक है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, लगभग हर बार क्वेश्चन आता है। एक बच्चा है जिसने 2 बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, और ये कौन सी स्टेज है? फर्स्ट लेवल की सेकेंड स्टेज है। 4 से 10 वर्ष की उम्र का बच्चा इस स्टेज में होता है, ये एक बेसिक बात है, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन बेसिकली। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो क्या देखेगा कि 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं कि क्या हुआ, तो पूछोगे कि मैम इसने मेरी कॉपी फाड़ दी, वो कहेगा इसने भी तो मेरी पेंसिल तोड़ी थी। तो वो कुछ ना कुछ बदले की बात चल रही है। म्यूचुअल एक्सचेंज में क्या मिलेगा, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, किसी काम को मैं तब करूं जब मेरा क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा। तो पहले स्तर के दूसरे चरण में टिट फॉर टैट कहते हैं इसको, जैसे को तैसा। पहला स्तर क्या है? फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल बोले तो 3 लेवल हैं, कन्वेंशनल तीनों ही लेवल्स में आता है, यानी परंपराओं से पहले, परंपराओं के दौरान और परंपराओं के बाद। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे तो एक छोटी सी चीज हमें देखनी है, ये तो हुई बैच की क्लास, ये शायद अच्छा कल होगी लास्ट क्लास, मैं बताऊंगी आपको बाद में। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब ही है परंपराएं, और पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 लेवल हैं जो आपकी कोहलबर्ग की थियरी में आते हैं। हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं, तो टोटल स्टेज पूछे तो 6, लेवल पूछे तो 3। ठीक, लेवल सबके नहीं निकलेंगे, वो वाली कहानी नहीं है, ये कोहलबर्ग ने बहुत पहले लेवल दे दिए थे, ये आपके जो भी वो मार्केटिंग टाइप की चीजें वो नहीं है। ठीक है, आजकल चल रहा है बहुत। तो अगर हम देखें प्री कन्वेंशनल लेवल जो है पूर्व पारंपरिक, इसमें पहला है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी पनिशमेंट से बचने के डर से कि मम्मी मारेगी, चुपचाप से जो कहा है कर देता हूं, होमवर्क कर लेता हूं, डांट पड़ेगी, चालान कट जाएगा। ठीक, और यहां पे क्या है? दूसरा है टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज, या फिर गिव एंड टेक, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, 15 नाम इसके हो सकते हैं, है ना, अलग अलग नाम। तो ये है आपका सेकेंड स्टेज फर्स्ट लेवल की। यहां पे इस लेवल में खुद की मॉरलिटी 0 होती है, एब्सेंस है मॉरलिटी की, खुद की कोई मॉरलिटी नहीं है, बाहर से एक्सटर्नल रूल्स की वजह से। कन्वेंशनल की अगर हम बात करें तो इसमें सोसाइटी के आधार पे व्यक्ति की सही और गलत, मॉरलिटी मतलब सही और गलत क्या है, आपका सही और गलत के सिद्धांत। ठीक, पोस्ट कन्वेंशनल में सेल्फ के चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स होंगे, व्यक्ति खुद से चूज करेगा क्या सही और क्या गलत है, यानी परंपराओं के परे चले गए तो सेल्फ पे आ गई बात, जब परंपराओं पे थे तो सोसाइटी पे आ गई। प्री कन्वेंशनल, खुद की मॉरलिटी 0 है, बस डांट या डर से बचने के लिए कोई काम कर रहे हैं या अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो एट दी सेकेंड स्टेज इन दी फर्स्ट लेवल, एट दी फर्स्ट स्टेज इन दी फर्स्ट लेवल नहीं, वो पनिशमेंट से बचने के लिए अगर करता, बच्चे को यही उसकी मदर ने कहा होता है, एक थप्पड़ लगेगा बेटा, चुपचाप से ले आओ सामान, देखना, फिर आंखें दिखा दी होती तो वो चला जाता, तो ये फर्स्ट लेवल हो जाता। एट दी 5th स्टेज का तो कोई दूर दूर तक मतलब ही नहीं है। एट दी 3rd स्टेज इन दी सेकेंड लेवल, वो तो लॉ एंड ऑर्डर होता है कि आपको ऑर्डर को या लॉ को, नियमों को फॉलो करना ही है, तो वो तो है ही नहीं कि आप रेड लाइट इसलिए ब्रेक नहीं करते क्योंकि फिर सब रेड लाइट ब्रेक करेंगे तो कैसे चलेगा, वो एक रूल है जो फिक्स है, इसलिए वो फर्स्ट होता। लेकिन यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट की, सेल्फ सेंटर्ड है बच्चा। सेकंड लेवल टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज, बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, है ना। मैं वो वाला एग्जाम्पल पे देती हूँ, आप मंदिर गए थे, आपकी चप्पल कोई लेके चला गया, आप किसी और की पहन के आ गए, ये है टिट फॉर टैट वाली मॉरलिटी, है ना, सेकंड लेवल की। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, दी स्टेज 5, 5वीं स्टेज की बात हो रही है, टोटल स्टेज 6 हैं, ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी एज गिवन बाय लॉरेंस कोहलबर्ग इज मार्क्ड बाय। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के चरण 5 को किस द्वारा चिन्हित किया जा सकता है? कौन सा ऑप्शन ये बताएगा कि 5th लेवल की बात हो रही है?
पहला ऑप्शन है अ फ्री आर्ग्यूमेंट टू फॉलो अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लाभ के लिए एक सामाजिक अनुबंध का पालन करने के लिए एक स्वतंत्र समझौता, ये है। या फिर अ फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स इवन बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, यानी ऐसे रूल्स को फॉर्मुलेट किया जा सकता है जो एथिक्स के परे चले जाएं। या फिर द नीड टू अपीयर टू बी गुड एज अ पर्सन, ये तो थर्ड स्टेज है, जब गुड बॉय नाइस गर्ल, मम्मी पापा आप पे प्राउड महसूस करेंगे इसलिए कोई काम करना है, तो ये थर्ड स्टेज है सेकंड लेवल की, कन्वेंशनल लेवल की, ये तो फोर्थ हो गया, तो ये हट गया यहां से ऑप्शन में। बाकी देखते हैं फिफ्थ स्टेज की बात हो रही है कन्वेंशनल मॉरलिटी में, कैसे मार्क्ड बाय व्हाट, इसमें क्या होता है ना, किससे इसको चिन्हित करेंगे, किससे आइडिया लगेगा। फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, अ फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स इवन बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर अ फ्री अग्रीमेंट टू फॉलो अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। ये बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं, सब एक जैसे ही लग रहे होते हैं। आप ये दोनों बातें सही है, लेकिन इसके पीछे का जो थॉट है वो थर्ड ऑप्शन में बताया गया है। अभी समझते हैं क्या कहानी है। आंसर होगा नैतिकता को दरकिनार करने वाले नैतिक नियमों का निर्माण। अब ये हिंदी में थोड़ा सा अजीब लग सकता है पढ़ने में, लेकिन इसका मतलब क्या देखते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स, यानी ऐसे नैतिक नियम आप बना रहे हैं दैट बाईपास एथिक्स, यानी जो एथिक्स के बियॉन्ड चले जाएं, ठीक है ना। तो आप अब एथिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, बट आई थिंक नैतिकता के अराउंड कोई तो शब्द होगा। राहुल पता है? कोई फायदा नहीं आपका। चलिए देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे दरकिनार करने वाले, अब बेसिकली फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, यानी ऐसे मॉरल रूल्स व्यक्ति बनाएगा। अब मॉरलिटी और एथिक्स का डिफरेंस समझने की जो नौबत है वो हमारी यहां आ जाती है, जो सीटेट में नहीं आती थी, ठीक। तो मॉरल्स और एथिक्स को अगर हम यहां पे बांट के देखें सिंपली, तो बहुत ही एक लाइन में समझेंगे, क्योंकि हमें कोई बहुत भारी बात की जरूरत नहीं है। मॉरलिटी और एथिक्स, ठीक है, ठीक, सिंपल है। ये थोड़ी सी इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा है, पर्सनल होती है मॉरलिटी या नैतिकता। वहीं एथिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एनवायरनमेंट के हिसाब से ज्यादा होंगे या सोसाइटी बेस्ड ज्यादा होंगे। हालांकि मॉरलिटी भी वैसी ही है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो अगर यहाँ पे देखें, ये एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो सकता है या आसपास का जो माहौल है उसके हिसाब से। मॉरलिटी में आपकी पर्सनल इंडिविजुअलिज्म ज्यादा है, आप पर्सनली किस चीज को सही मानते हैं। जैसे चीटिंग को, भाई आप एक रिलेशनशिप में हैं, शादी में है, वॉटएवर, चीटिंग को समाज गलत मानता है, एथिकली गलत चीज है बिल्कुल। किसी का मॉरल प्रिंसिपल ये हो सकता है जिसको लगता हो ठीक है यार, क्या फर्क पड़ रहा है मेरे को, है ना। मॉरली तो वो मॉरलिटी या मॉरल प्रिंसिपल्स क्या है, इंडिविजुअल ज्यादा है या पर्सनल ज्यादा है, व्यक्तिगत ज्यादा है। वहीं एथिक्स एनवायरमेंट या सोसाइटी बेस्ड ज्यादा है ना। तो जबकि सोसाइटी कह रही है ये क्या एथिकल काम थोड़ी है ये। फिर हम सुनते हैं कहीं से, बॉलीवुड से या इधर से उधर से, कि भाई म्यूचुअल दो लोगों का अपना एक अग्रीमेंट है और उनके लिए वो चीज सही है, उनको लग रहा है ठीक है भाई, जिसका जहां मन करे रहो, चीटिंग करो, कुछ भी करो, उनके लिए वो चीटिंग है ही नहीं। ये क्या है, ये मॉरलिटी है जो इंडिविजुअल बेस्ड है। एथिकली आपको वो गलत लगेगा क्योंकि एज अ एनवायरमेंट में सोसाइटी को वो चीज शायद सही ना लगे, ठीक। तो ये एक चीज हुई। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जब फिफ्थ स्टेज में व्यक्ति पहुंच जाएगा तो वो फॉर्मुलेट कर पाएगा फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज दैट बाईपास एथिक्स, यानी जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उनके परे भी उसके कुछ मॉरल रूल्स बनाने की क्षमता उसके अंदर आ जाएगी फिफ्थ स्टेज पे, कि जो नियम हैं अगर वो भला नहीं कर रहे या उसके पार भी एक दुनिया हो सकती है। जरूरी नहीं है जो नियम है वो फिक्स्ड हैं या एब्सोल्यूट हैं, उनमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। ये बात होती है यहाँ पे स्टेज 5 में। और यहाँ पे फ्री अग्रीमेंट टू फॉलो अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, फ्री अग्रीमेंट नहीं है ना। ये फ्री अग्रीमेंट नहीं है कि भाई बेनिफिट हो रहा है ह्यूमैनिटी का इसलिए आप क्या करो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब इसके अंदर आएगा। लेकिन इसका बेसिस यही है, अ फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स इवन बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ही एथिक्स बने हैं, तो ये लिंग्विस्टिकली बहुत सही बात नहीं बनती है, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो मानवता के लाभ के लिए एक सामाजिक अनुबंध का पालन करने के लिए एक स्वतंत्र समझौता। तो ये यहाँ पे समझौता की बात हो ही नहीं रही थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स कहते हैं हम, कि समाज के कुछ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है आप बना रहे हो उस अग्रीमेंट को, है ना, बट उनमें बदलाव लाया जा सकता है। एक इंडिविजुअल के भी राइट्स हैं, वो बात यहां आ रही है। उन्होंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात की, हाँ लोगों का बेनिफिट हो रहा है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बना लो, तो वो तो पहले से ही मान के चल रहे हैं कि जो रूल्स बने हैं वो इसी चीज के लिए बने कि फायदा हो, नहीं हो तो उनमें बदलाव किया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे व्यक्ति फॉर्मुलेट कर पाता है मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, जो समाज के लिए हो सकता है, जो फिक्स नियम है। जैसे हम किसान आंदोलन की यहाँ पे बात कर सकते हैं, तो वो क्या है, अगर हम बात करें तो वो नॉर्म है, रूल है, लेकिन लोगों ने क्या किया, अपोज किया, चेंज हो गया।
मैं पॉलिटिकली इसको बिल्कुल भी नहीं लेके जा रही हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये क्या हुआ, एक बड़ी पॉपुलेशन ने कहा भाई नियम है ठीक है, लेकिन नियम समाज के लिए ही बने ना, अगर हमारा फायदा उससे नहीं हो रहा तो बदल दो, उसको चेंज किया जा सकता है। तो जो नियम है, जो एथिक्स थे, बाईपास कर दिया उनको। मॉरल रूल्स ने, जो पर्सनल इंडिविजुअल्स के रूल्स थे अपने, वो आकर के उन्होंने कहा नहीं भाई आपने जो एनवायरमेंट में एथिक्स सेट किए ये काम नहीं कर रहे हमारे लिए, हमारे बेनिफिट के लिए नहीं है, इसको चेंज करो। तो वो ऑलरेडी ही इधर आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कहता है कैरल गिलिगन, ये तीनों टाइप ही इंपॉर्टेंट है। कैरल गिलिगन critiqued Lawrence Kohlberg's theory of moral development by arguing that men have morality of dash while women have morality of dash। कैरल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की यह तर्क देकर आलोचना की कि पुरुषों में डैश की नैतिकता होती है जबकि महिलाओं में डैश की। यानी कैरल गिलिगन ने क्रिटिसाइज किया है, इवन कोहलबर्ग को कई तरीके से क्रिटिसाइज किया जा चुका है। इनके 4-5-6 क्रिटिसिज्म हैं जिन पे हम अभी चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से 3 पढ़ते हैं, उन्हीं से जोड़ करके मैं आपको 2-4 और एक्स्ट्रा बताऊंगी। अगर हम देखें यहाँ पे, तो जब हम बात कर रहे हैं कैरल गिलिगन की, तो कैरल गिलिगन एक फीमेल हैं, अभी भी हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग तो नहीं रहे, उन्होंने ही कमिटेड सुसाइड। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लॉरेंस कोहलबर्ग की आई थिंक स्टूडेंट रही कैरल गिलिगन, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस थियरी को, जेंडर बायस कहा, और भी लोगों ने कहा। खैर, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि जो कोहलबर्ग की जो थियरी है उसको क्रिटिसाइज किया ये कह के कि कोहलबर्ग ने ये अज्यूम किया कि जो मैन की मॉरलिटी है, जो पुरुषों की मॉरलिटी है वो जस्टिस बेस्ड है, न्याय बेस्ड है, वहीं महिलाओं की मॉरलिटी जो है वो केयर बेस्ड है, ये कह करके। ठीक, इस चीज पे इनका क्रिटिसिज्म हुआ कि पुरुषों में न्याय की नैतिकता होती है जबकि महिलाओं में देखभाल, केयर, कंपैशन, इन सब के बेसिस पे भी वो डिसीजंस लेती हैं। और जबकि यहाँ पे सिर्फ पुरुषों की बात, मतलब क्योंकि इन्होंने सैंपल्स ही सिर्फ मेल्स का लिया था तो ये तो होना ही था, इसको जेंडर बायस तो कहना ही था। दूसरी बात, इस चीज पे भी इनको अलग से क्रिटिसाइज किया गया है कि जो जस्टिस की मॉरलिटी है, आपने इतना ध्यान दे दिया इस पे कि बाकी फैक्टर्स को इंपॉर्टेंट ही नहीं छोड़ा। सिर्फ जस्टिस थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी है कि आपको किसी ने चाटा मारा आप भी चाटा ही मारेंगे। भाई हो सकता है उसकी मन स्थिति खराब हो, जो मानसिक स्थिति है, उसकी मेंटल स्टेट है वो ठीक ना हो, तो आपके अंदर अगर केयर है, कंपैशन है, तो आप वो टिट फॉर टैट नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो उन्होंने कहा सिर्फ जस्टिस की मॉरलिटी काफी नहीं है, कई बार हमें कंपैशन, केयर और जो इस तरह की एम्पैथी, इस तरह की जो फीलिंग्स हैं उनको भी ध्यान में रख करके मॉरल डिसीजन लिए जाते हैं, सिर्फ जस्टिस नहीं होता हमेशा। तो इस बात पर इनको क्रिटिसाइज किया गया कि मैन की मॉरलिटी जस्टिस से जुड़ी हुई है और फीमेल की केयर से। तो केयर वाले एस्पेक्ट, और केयर ऐसा नहीं है मैन में नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये तो इनको क्रिटिसाइज इस बात पे किया गया क्योंकि इन्होंने ध्यान दिया ही नहीं, सैंपल्स में भी नहीं लिया फीमेल्स को। अगर हम बात करें इनके कुछ मेजर क्रिटिसिज्म है जो मैं बैच में भी पढ़ाती हूँ, हमने मैराथन में भी डिस्कस किए हुए हैं, ये 3 मुख्य हैं, इससे जोड़ के मैं और 3 बताऊंगी। नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स, यानी ये थियरी को हर तरह से बायस ही बायस कहा गया है। अगर देखें हम कि कल्चर बायस है इस थियरी में, यानी संस्कृति पक्षपात है कि भाई 2 तरह से अगर हम देखें तो एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स हैं, अमेरिका है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहां इंडिविजुअल महत्वपूर्ण है, और हमारी कंट्री किसमें आती है, कलेक्टिविस्ट कल्चर है हमारे यहाँ, सबको साथ लेके चलो, है ना, सबका साथ सबका विकास टाइप की चीजें। ठीक है, तो अब होगा क्या उसमें, ये बात मैं वैसे भी कहती हूँ आपके बैचेस में भी कि हमारे यहाँ बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली गांव वगैरह में जहां कलेक्टिविस्ट सोसाइटी और ज्यादा मतलब उसकी पकड़ है कि माँ बाप को या बूढ़े माँ बाप को या दादा दादी को कोई ओल्ड एज होम छोड़ के आए हो। इसका मतलब ये नहीं है सबको बहुत प्यार है अपने दादा दादी से, किसी के मन में नहीं आ रहा, किसी को बोझ नजर नहीं आ रहे, वो प्रैक्टिकल बात नहीं है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी में जाएंगे सारे लोग वैसे नहीं होते, हर तरह के लोग हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि किसी को नहीं होता, ऑफकोर्स लोगों को होता है, तो लेकिन सब लोग 100% ऐसे होंगे जो आउट ऑफ लव और केयर ही अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर रहे होंगे, जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी होंगे जो शर्म की वजह से नहीं भेज पाएंगे कि समाज क्या कहेगा, आसपास के लोग क्या कहेंगे, गांव में जीना हराम हो जाएगा। ये एग्जैक्टली इसी तरह की बातें होती हैं अगर माँ बाप को कहीं भेज दिया तो, ओल्ड एज होम भेज दिया तो हमारी क्योंकि सोसाइटी कलेक्टिविस्ट है तो हमारे यहाँ ये चीज गलत मानी जाएगी, इसलिए कई लोग ऐसा काम नहीं करेंगे जो उस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। वहीं इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज में जहां व्यक्ति या इंडिविजुअल ओरिएंटेड सोसाइटी है, वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, वहां पे ये चीज कॉमन प्रैक्टिस हो सकती है कि माँ बाप अलग रहते हैं, बेशक बूढ़े हैं और आप अलग रहते हैं, या फिर बच्चा 18 साल का हुआ तो वो अलग। तो हमारे यहाँ बच्चा बच्चा ही रहता है जीवन भर, जब तक माँ बाप जीवित हैं वो बच्चा ही रहेगा, अपने डिसीजंस बहुत कम ले पाता है कई बार। तो ये क्या हुआ, ये सोसाइटी का खेल है, कल्चर का खेल है कि हमारा कल्चर कलेक्टिविस्ट कल्चर है, जिसकी ऑफकोर्स कुछ अच्छाइयां होंगी, हर चीज की अच्छाइयां बुराइयां होंगी ही,
कलेक्टिविस्ट कल्चर है कि हम साथ में समूह में चलते हैं, तो यहां बहुत सारी चीजें जो कोहलबर्ग कह रहे थे वो लागू नहीं हो पाएंगी, और ऐसी कई सारी चीजें कलेक्टिविस्ट कल्चर की लागू नहीं हो पाएंगी इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में। और इन्होंने कह दिया ये हर कल्चर में लागू हो जाएंगी, ये थियोरी की जो स्टेजेस हैं, तो हर एक कल्चर में, नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर, हर एक कल्चर में ये स्टेजेस लागू हो जाएं ये जरूरी नहीं है। ये इनका क्रिटिसिज्म है कि आपने तो यूनिवर्सली स्टेजेस दे दी, 6 स्टेजेस हैं, 3 स्तर हैं और दुनिया भर के लिए यही रहेंगी, ऐसा थोड़ी है। कोहलबर्ग की स्टेजेस बदल जाएंगी, अमेरिका में अलग होंगी, यहां अलग होंगी, सेम है, बट हर एक कल्चर पे ये लागू होंगी जरूरी नहीं है। और यही क्रिटिसिज्म वाइगॉस्की का भी है कि आप हर कल्चर के लिए नहीं बोल सकते। तो ये एक बेसिक बात हुई, नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स। तो कल्चर बायस पाया जाता है इस थियोरी में, जरूरी नहीं है जो बात कलेक्टिविस्ट कल्चर में मानी जा रही है वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में, जो बात भारत में सही है हो सकता है अमेरिका के लिए गलत हो, जो अमेरिका में सही है जो भारत में गलत हो। ठीक, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, यानी कि जो आप मॉरल थिंकिंग है, आपकी मॉरल रीजनिंग है, दैट डज नॉट मीन कि आपका मॉरल डिसीजन भी सेम होगा। मतलब क्या है कि आपकी जो थिंकिंग है, जो मॉरल रीजनिंग है, मॉरल रीजनिंग लगती है, तर्क लगता है, कोई भी डिसीजन आप लेते हैं तो मॉरल रीजनिंग जो नैतिक तर्कना है, मॉरल रीजनिंग डज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है मॉरल डिसीजन के आपने जो तर्क दिया किसी काम को करने के पहले, है ना, कि प्यार में दुनिया उड़ा देंगे, ये कर देंगे, दुनिया भूल जाएंगे, फलाना कर देंगे, है ना। मैं इसका एग्जांपल देती हूँ बहुत बार कि यूपीएससी के मॉक इंटरव्यूज आप देखिए इंटरनेट पे, और ऐसे ऐसे जवाब, कोई व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति कहेगा कि हम करप्शन करेंगे, है ना, नहीं कहेगा ना कोई भी। एक से एक बढ़िया जवाब आप दे सकते हैं जब हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो, जब परिकल्पनात्मक सिचुएशन हो, जब इमेजिनरी सिचुएशन हो, जब आपको कहा जाए अच्छा जी पिताजी को बचाओगे या पत्नी को, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कह देंगे नहीं पिताजी को बचाएंगे, हो सकता है रियलिटी में पत्नी को बचा लें आप। तो ये हाइपोथेसिस में, परिकल्पना में, इमेजिनेशन में जब आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो आपकी रीजनिंग कुछ और हो सकती है, और एक्चुअल में एक्शन आपका जब होगा, मॉरल डिसीजन जब आप ले रहे होंगे, वो एकदम अलग हो सकता है। तो इस बात पे भी इनको क्रिटिसाइज किया गया, इनकी आलोचना की गई कि जरूरी नहीं है कि जिन लोगों ने, इन्होंने अगर कोहलबर्ग की बात करें, जो ग्रुप बना के मॉरल डिस्कशन करके थियरी दी, उन लोगों ने उस माहौल में जो जवाब दिए, जरूरी नहीं है जब रियलिटी में सिचुएशन आएगी तो वो वैसे ही करेंगे। दहेज के खिलाफ सब बोलते हैं, है ना, अगेन वही मॉक इंटरव्यू का एग्जांपल मैं लूंगी, तो हर कोई कहेगा नहीं करप्शन नहीं करेंगे, दहेज नहीं लेंगे, फलाना नहीं करेंगे, रियल सिचुएशन में लोगों के रेट फिक्स हैं। तो ये क्या है, यह सिचुएशन आती है तो लोग बदल जाते हैं, फिर दहेज को गिफ्ट कह के लेना पड़ता है। तो ये क्या है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन जाती है। मॉरल रीजनिंग अलग है आपका और डिसीजन अलग है, यानी एक्शन लेने के टाइम पे कुछ और हो जाता है, बातें बनाने के टाइम पे कुछ और हो जाता है। ठीक, फिर आएंगे थर्ड पे, बायस्ड सैंपल्स। बायस्ड सैंपल्स, अब ये कल्चर बायस भी है, इसमें जेंडर बायस भी है, एज बायस भी है इस थियोरी में। बायस्ड सैंपल्स कहते हैं, कैसे हैं, दो तरीके से बायस्ड हैं। एक तो ये जेंडर बायस तो है ही कि महिलाओं के पर्सपेक्टिव को इसमें ध्यान में नहीं रखा गया। दूसरा, जितने भी सैंपल थे जिन पे ये थियोरी बनाई गई, जिनको बिठा करके, उन सैंपल्स में सिर्फ मेल्स थे, 16 साल तक के लड़के ही थे, सिर्फ बॉयज को ही रखा गया, मेल सैंपल है। महिलाओं के पर्सपेक्टिव को, जबकि हम माना जाता है कि महिलाएं जो है ज्यादा केयरिंग है, कंसर्न है, और यहां पे तो ये भी कहा गया है कि थर्ड स्टेज के बियॉन्ड नहीं जा पाएंगी इस थियोरी के हिसाब से फीमेल्स, क्योंकि उनका ध्यान गुड बॉय नाइस गर्ल वाली बात पे, या समाज को, या वो फीलिंग्स के आधार पे चीजों को मैनेज करने में ज्यादा रहता है, या वो कंपैशन, केयर, ये वाली मॉरलिटी उनकी ज्यादा रहती है। तो जेंडर बायस थियरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि, और यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है ना कि हम ये कहें कि जस्टिस की ही मॉरलिटी सही है, केयर के आधार पे कोई डिसीजन लेना गलत है। केयर गलत कब से हो गई, कंपैशन गलत कब से हो गया? तो इस बात पे इनको क्रिटिसाइज किया गया। तो ये जेंडर बायस भी है, दूसरा एज बायस भी है थियरी, कल्चर बायस भी है, 3 तरह के बायस हो गए। एज बायस कैसे है? सिर्फ 16 साल तक के बच्चों को लिया गया। अब एक 16 साल का व्यक्ति जिसके कभी बच्चे नहीं हुए, जिसकी कभी शादी नहीं हुई, जिसने बहुत सारी चीजें जीवन में अभी देखी ही नहीं, वो सिर्फ कल्पना के आधार पे कहेगा कि हाँ मैं ऐसे कर लूंगा। उसने एक्सपीरियंस तो किया ही नहीं ना, वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, या उतना अभी देखा ही नहीं है दुनिया को। तो उस सेंस में यहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है जी, क्लियर है? कोई कह रहा है हमारे उत्तराखंड में तो लड़की नहीं मिल रही, आप दहेज की बात कर रहे हो। तो ये मेजर क्रिटिसिज्म है सभी प्रकार के जो मैंने आपको कोहलबर्ग के बताए हैं। क्लियर है कि एक तो हर एक कल्चर में ये बात लागू हो जरूरी नहीं है, कलेक्टिविस्ट कल्चर में अलग होगा, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में अलग होंगी चीजें। हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी इमेजिनरी सिचुएशन की अगर हम बात करें तो मॉरल रीजनिंग, जो आपने तर्क दिया है और जो आप डिसीजन लेंगे एक्चुअल में, जब आपने डिस्कशन में जो चीज कही है और एक्चुअल में जब आप करेंगे उस चीज में, तो उसमें कथनी और करनी में अंतर हो सकता है। इस बात पे क्रिटिसाइज किया गया है। बायस्ड सैंपल्स हैं, इतनी हर एज के लोग इसमें शामिल नहीं थे, तो सबके लिए बात लागू होगी ये कहना गलत हो जाएगा।
और जेंडर की अगर हम बात करें तो सिर्फ मेल सैंपल्स को लिया गया। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये मेजर क्रिटिसिज्म है। अब कोई भी क्रिटिसिज्म का सवाल कभी भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखना क्वेश्चन नंबर 4, देखना एक और क्वेश्चन है आपके सामने। कैरल गिलिगन हैज क्रिटिसाइज्ड कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, कैसे? देखना, कैरल गिलिगन ने क्रिटिसाइज किया है कोहलबर्ग को किस बेसिस पे? फॉर नॉट गिविंग एडिक्वेट इंपॉर्टेंस टू जेनेटिक फैक्टर्स। नहीं, जेनेटिक फैक्टर्स पे नहीं है ये इनको क्रिटिसिज्म मिला। फॉर यूजिंग केस स्टडी एज द रिसर्च मेथड, नहीं, इसको भी इस तरह से भी क्रिटिसाइज नहीं किया कि जो फ्रॉम अ सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, उसमें भी नहीं कर सकते इन्होंने, कुछ ऐसा किया नहीं है, वो थियरी पे बेस्ड है। फ्रॉम अ फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्टिक यानी नारीवादी दृष्टिकोण से, कि महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में नहीं रखा गया और केयर के पर्सपेक्टिव को ध्यान में नहीं रखा गया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 5, फटाफट से देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कहता है, एट विच लेवल ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल रीजनिंग डू चिल्ड्रन टिपिकली बिलीव दैट पीपल शुड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड बिहेव इन गुड वेज। यानी कौन से स्तर पे ये रीजनिंग होती है एक व्यक्ति की कि लोगों को टिपिकली ये बिलीव करना है कि पीपल शुड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी, यानी समाज की आकांक्षाओं के अनुसार लोगों को जीना चाहिए और उसी हिसाब से बिहेव करना चाहिए, गुड वेज में, अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए, समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जीना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर? क्या बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? गुड बॉय नाइस गर्ल, प्री कन्वेंशनल लेवल नहीं है, ये कन्वेंशनल है, क्योंकि समाज की बात हो रही है। प्री में तो समाज से पहले की स्टेज है। गुड बॉय नाइस गर्ल थर्ड स्टेज है ना। बिलीव दैट पीपल शुड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड बिहेव इन गुड वेज, और फोर्थ स्टेज भी इसी में आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने जनरल बात कही है। थर्ड और फोर्थ दोनों ही इसी में आ जाएंगे। पारंपरिक स्तर है जो दूसरा स्तर है, परंपराओं यानी सोसाइटी के हिसाब से व्यक्ति यहाँ पे बिहेव करता है। मैंने आपको बताया था अभी 2 मिनट पहले ही, याद हो अगर, है ना, कि कन्वेंशनल लेवल पे क्या है, सोसाइटी के हिसाब से बिहेव करेगा।